जय हिंद, जय भारत साथियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। साथियों, मैं सुमित प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के में तो साथियों, जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सभी को बता दूं, ये हमारी आपके लिए एक तरह से प्रीमियम क्लास है। जितने भी साथी हमारे यूपी पुलिस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सच एस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम आज के इस सेशन के तौर पे आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास, सिंधु की घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को ये लेक्चर बेहद ही पसंद आएगा। और ये लेक्चर मैं आप सभी को बता दूँ, आपको तभी वॉच करने को मिलेगा साथियों जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। ठीक है साथियों, ये फर्स्ट 24 आवर्स के लिए फ्री आउट ऑफ कॉस्ट है। आप इसका ट्रेलर देख सकते हैं। जितने भी साथी हमारा ये ट्रेलर देखना चाहते हैं, अगर उनको ट्रेलर बिल्कुल पसंद आया तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और इसका मेंबरशिप प्लान आपको अभी फ़िलहाल के लिए 24 आवर्स के लिए फ्री आउट ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ये प्रीमियम वीडियो हो जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, यानी उसको आपको देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा हमारे आपके यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जीके में, जो आप जाके चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन से ज्वाइन बटन पर जाके क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। आपका जो प्लान स्टार्ट है वो मंथ रूप से 200 रुपीज़ पर मंथ एंड 600 पर मंथ रुपीज़ से स्टार्टिंग है। आप सभी को मैं बता दूं, ठीक है साथियों, 200 रुपीज़ और 600 रुपीज़ का मंथली पैकेज है, जिसमें आपको बहुत सारे अलग पर्क्स मिलेंगे, जैसे कि आपका लाइव सेशंस हो गया, डाउट हो गया, ऑन स्टूडेंट डिमांड लेक्चर्स की इत्यादि मिलेंगे। और आपको आपके हर क्वेश्चन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको इस सेशन में सॉल्व करवाई जाएंगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो या कोई अदर सब्जेक्ट्स क्यों ना हो। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन इस प्रीमियम वीडियो का ट्रेलर अभी के लिए देख रहे हैं 24 आवर्स के लिए फ्री आउट ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद प्रीमियम हो जाएगा वीडियो। तो फटाफट से, अगर आप सभी को ये प्रीमियम वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है साथियों, और चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रीमियम सेशन को। ठीक है साथियों, चलिए बात करूँ साथियों, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है साथियों? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि इस सभ्यता की खोज किसने की होगी, कहाँ पाई होगी। जैसे नॉर्मली सी बात है, जब आप 7th 8th क्लास में थे तब भी आप पढ़ के आए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। परंतु हमें एक बात अपने माइंड सेट से हमेशा एक बात रखनी चाहिए कि एक एक क्लास के स्टूडेंट्स में और एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कितना मैटर करता है, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, कि ना कि हमारे नॉलेज के ऊपर। कि ये जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे, कि आपको ये नहीं होता कि बोर्ड एग्जाम्स में आपने 100 आउट ऑफ 100 लिया है तो वो बड़ी बात मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई रूल नहीं होता। जहाँ पे आपको गलत आंसर के काट जाता है वहाँ पे टीचर 1-2 नंबर भी काट लेता है। परंतु अगर आपने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 0 कर दिया तो उसका सही के साथ भी, सही किए हुए उत्तर के साथ भी आपका क्या होता है? नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। मैं फिर कहूँगा, बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो हमको एक माइंड सेटअप करके चलना है कि हमको ये लाइव सेशन लेने ही लेने हैं और बढ़िया तरीके से कवर अप करना है। जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर मुख्य रूप से फोकस करना है। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इस चैप्टर में आज हम मुख्य तौर पर पढ़ेंगे, नोट्स के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे उद्भव हुआ, कैसे अस्तित्व में आई। इन सारी चीज़ों के बारे में हम मुख्य रूप से विषयवार रूप से चर्चा करेंगे आप सभी के साथ, कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खोज कहाँ हुई थी, किसने करी थी, कौन हड़प उत्खनन करता है यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे, कैसे लाहौर से मुल्तान के बीच बिछने वाली रेल लाइन में किया गया, क्या वहाँ के लोगों की संस्कृति थी, कहाँ तक फैली थी। इन सारी चीज़ों का विस्तार आदि तथा पतन के बारे में जानेंगे। जैसे हर एक चीज़ के आपने जैसे सोचते हैं ना, आपके माइंड अब एक माइंड अप क्रिएटिविटी होती है। कोई चीज़ नई चीज़ देखे नहीं, जैसे एक बच्चे को अगर कुछ नया दिख जाता है, छोटे बच्चे को एक्सेप्शन कीजिए, तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि ये क्या है, या अपने किसी रिलेटिव से पूछता है ये क्या है, उसके बारे में
इच्छुक रह होने चाहिए ना, होते हैं ना। तो ठीक आप सभी को भी इंटरेस्टेड रहना है लेक्चर से रिगार्डिंग, बिल्कुल बोर नहीं होना लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत मस्त लेक्चर है। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ 1000 में लाइक होने चाहिए साथियों, क्योंकि ऐसा आपको सिर्फ प्रीमियम क्लास ही में मिलेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साथियों सिंधु घाटी की सभ्यता को के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ अस्तित्व में आई, तो सबसे पहले आपको एक कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता देखिए साथियों, आज तक आपने जो क्लास 11th में आपने बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ी होंगे, जैसे मिस्र की सभ्यता पढ़ी आपने, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी। ठीक उसी प्रकार से एक सभ्यता है हमारी, क्या है, सिंधु सभ्यता। क्या है, सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता क्यों इसको नाम दिया गया, अब आपके मन में यही विचार आ रहा होगा। जिस प्रकार मिस्र की होगी तो वहाँ पर मिस्र के पास बसी थी नील नदी की, इसलिए मिस्र की सभ्यता कह दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी हमारी, ये जो सभ्यता हमको मिली है 1921 में, 1921 में जो हमको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो खोजी गई थी सभ्यता, ये कहाँ पे, सिंधु नदी की घाटियों में पाई गई है। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। और इसकी खोज की बात अगर मैं बात करूँ साथियों, मुख्य तौर पे आपकी इसकी खोज जो की है किसने की है मुख्य तौर पे, तो इसकी जो खोज की है किसने की है, 1921 ईसा में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्या थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। आपको बेसिक डिटेल बता रहा हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट थे। और किसके नेतृत्व में की थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। किसने, दयाराम साहनी। पूरा नाम बोले तो क्या है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है 1921 में, इसलिए आपको चार्ट बाय चार्ट लेके चले जाएगा, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए खोजकर्ता की बात करें, खोजकर्ता की अगर मैं बात करें तो चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम, एक चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने 1826 ईस्वी में, एक पत्रकार होते हैं, पत्रकार यानी वही क्या होते हैं, पत्रकार, जर्नलिस्ट, क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट। एक चार्ल्स मेसन करके एक जर्नलिस्ट होते हैं 1826 ईसा में। उन्होंने अपनी एक पत्रिका में सबसे पहले नरेटिव ऑफ जर्नी, क्या नाम था पत्रिका का, नरेटिव ऑफ जर्नी में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। किसने, नरेटिव ऑफ जर्नी में। परंतु इनकी बात को तो अंग्रेजों ने नकार दिया, क्योंकि अंग्रेज जो थे भैया हमारे टाइम पे क्या करते थे, अंग्रेज तो कहते थे भैया हम तो पश्चिमी देश के हैं, तुम अभी असभ्य हो, हम बताएंगे तुमको कैसे रूल करना है। तो अंग्रेज इस बात से चढ़ते थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर इनके बारे में पता चल जाएगा तो ये फिर हमारे अंडर दब के नहीं रहेंगे। तो उन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं देकर हटाओ, ऐसे ऐसे है ये बस बकवास की बातें हैं, नहीं होगी कोई सभ्यता। तो उन्होंने नकार दिया इसकी बात को। फिर बात आती है इसके कुछ सालों बाद, यानी 30 साल बाद, 1826 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा साथियों, 1856। कितना, 1856 में। इसमें बर्टन बंधु, दो भाई रहते हैं, कौन होते हैं, दो भाई, कौन है, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ये क्या होता है, ठेकेदारी करते हैं। किस चीज़ की ठेकेदारी, तो 1856 में एक रेलवे लाइन बिछाई होती है। कहाँ पे, एक रेलवे लाइन बिछाई होती है 1856 में, लाहौर से मुल्तान के बीच। अब आप सोच रहे होंगे लाहौर कहाँ है, तो जी हाँ साथियों, आज का जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसे हम कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, आज यानी उस समय के पाकिस्तान भी उसमें शामिल हुआ करता था। तो लाहौर से लेके मुल्तान के बीच एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी, जो ट्रैक्स का काम होता है ना, वो चल रहा था। तो ये जो बर्टन बंधु थे उनको क्या हुआ, जब ये रेल की क्या कर रहे थे, रेल के जो भी काम कर रहे थे बर्टन बंधु, तो उनको रेलवे लाइन पे क्या मिली, पटरियों पे क्या मिली, कुछ ईंटें मिली। और इन ईंटों को मतलब इतनी पुरानी ईंटें थी और तब भी कितनी मजबूत थी ना, तो वहाँ से लोग रेलवे की खुदाई में लेके जाके लगाने, तो इन्होंने रेलवे के इलाज में इस्तेमाल किया, कुछ लोग यहाँ से लेकर चले गए। तो यहाँ पे खुदाई की और हड़प्पा का काम शुरू हो रहा था। खुदाई की और हड़प्पा में शुरू हुआ काम, तो मिट्टी दबी और ईंटें मिली, तो जब ठेकेदार अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। और जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो फिर वो
देखते हैं फिर अंग्रेज जो आते हैं, अब देखते हैं। अब तो अंग्रेजों को जब शुरू में जब उनको दिया गया था 1826 में, तो उनको तो यकीन आया नहीं था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे भैया भारत तो असभ्य है, ऐसी सभ्यता का हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने उसके बाद जो पत्रकार का नाम क्या था साथियों, जर्नलिस्ट का नाम क्या था, जर्नलिस्ट का नाम था आपका चार्ल्स मेसन की बातों को उन्होंने किसने, अंग्रेजों ने नकार दिया था। कौन सी पुस्तक में, 1826 में, नरेटिव ऑफ जर्नी में। किसमें, नरेटिव ऑफ जर्नी में नकार दिया था, ये बात याद रखिएगा। परंतु जब 1856 में जब बटन बंधु जो खुदाई करते हैं और जब सभ्यता बड़ी अनुपात में ईंटें मिलती है, तो अंग्रेजों को सब कि यहाँ ईंटें कहाँ से रही हैं, फिर वो खुदाई करवाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है किसको, ब्रिटिशर्स को। और फिर वो क्या करते हैं, बड़े स्तर पे अब खुदाई करवाते हैं। और सबसे पहले जो खुदाई के काम करवाया, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कब है, 1853 से लेकर 1856, 1853 से लेकर 1856 के दौरान इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा की है और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उस सब सफलता नहीं मिली। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो गवर्नर जनरल बने, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, जो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व से संबंधित हो, यानी जो पुराने जो इतिहास की जो वस्तु है उनके डायरेक्टर बनते हैं। ब्रिटिश सरकार किसको बना देती है, एक अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के व्यक्ति होते हैं, जो 3 साल के लिए मेनली 1853 से लेके 1856 के बीच तक क्या करते हैं, सर्वेयर जनरल बनते हैं, किसके, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, भारतीय पुरातत्व विभाग। और भारतीय पुरातत्व विभाग क्या है, वो विभाग जो पुराने समय और प्राचीन जगहों की खोज पड़ताल करता है। कौन बनते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं भैया। अब अलेक्जेंडर कनिंघम बन जाते हैं और खुदाई करवाते हैं। इनको पता चलता है कि ये जो हम ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, वाकई में यहाँ पे तो पूरी की पूरी सभ्यता बसी पड़ी है, पर हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने तो पूरी सभ्यता पर ध्यान नहीं दिया कभी भी। अब हमको तो ये जरूरी है, हो गया कि करना ऐसे ऐसे है। तो ये खुदाई करवाते हैं, परंतु इन भाई साहब को कुछ मिलता नहीं है ज़्यादातर। अब आगे का जो काम कार्यभार संभालेंगे, अब आगे जो डायरेक्टर जनरल बनेंगे सन 1921 में, वो कौन बनते हैं, सर जॉन मार्शल। कौन बनते हैं, जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बनते हैं। क्योंकि इनके बीच को डायरेक्टर कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं हड़प्पा के बारे में, परंतु जब जॉन मार्शल बनते हैं, सर जॉन मार्शल जब भारत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जब हेड बनते हैं, तो उन्होंने 2 असिस्टेंट रखते हैं। कौन कौन से, एक है जो जो आर्कियोलॉजिकल विभाग का, जैसे आपका डिपार्टमेंट में सबसे पहले अधिकारी जो है हेड होता है, उसके बाद अधिकारी उसका अंडर आता है, उसके बाद वर्कर्स आता है, ठीक। तो उन्हीं में 2 हेड वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट ने भारतीय पुरातत्व रखे, जिसका एक का नाम था क्या, राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ये 2 बड़े नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाते हैं। देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी की साथियों अगर मैं बात करूं, तो राय बहादुर दयाराम साहनी की बात कर, तो याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड है, 1921 में करवाई थी। और राखल दास बनर्जी 1922 में करवाई थी, 22 में करवाई थी। क्लियर है। ये जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया था, और इसको हड़प्पा में खुदाई करवाते हैं, कौन, हड़प्पा में। और पहले नाम और आपको सभी को बता दूं, इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, जैसे शुरू में आपके क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि हड़प्पा इसलिए कहा जाता है कि भारतीय आर्कियोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जिस जगह पे जो चीज़ पाई जाती है उसी के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है। और सबसे पहले इस जगह ये जो सभ्यता मिली थी हड़प्पा में पाई गई थी, जो आज पाकिस्तान में है, इसलिए वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ठीक है। देखिए, अब उसके बाद दूसरा जो हमारा शहर है, एक है मोहनजोदड़ो। एक है मोहनजोदड़ो। क्या है, एक है मोहनजोदड़ो। एक है क्या है, मोहनजोदड़ो। एक है क्या है हमारा, मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है, इसको मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है साथियों, मुख्य तौर पे क्यों कहा जाता है इसको मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसको
इसलिए मृतकों का टीला, इसको मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में, यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या मिले हैं, कंकाल अवशेष मिले हैं, इसलिए यहाँ पे बड़े से शवाधान कब्रें मिली हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? देखिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, यानी हेड थे, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था। काल निर्धारण और विचार के बारे में बात करें, साथियों जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, काल निर्धारण एंड टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है वे पुरातत्व साक्ष्य के स्रोत पर आधारित इकट्ठा किया गया है। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग खोजकर्ता काल निर्धारण करते हैं। देखिए भैया यहाँ पे है ना, जो बहती गंगा वाला सिस्टम है ना, यहाँ पे देखिए भैया बैद्यनाथ वाले, ये मतलब वो कहानी है, दुल्हन वही जो पति को मन को भाए, कहानी वही है, यानी बात लड़के को वो लड़की पसंद आएगी जो उसके काम की हो। तो ठीक है, यहाँ पे ना ठीक है, केस होता है बड़े बड़े विद्वानों के बीच, यानी जो विद्वानों को सही जानकारी लगी कि ऐसे हो सकता था, ऐसे ऐसे हो सकता था, वो भैया अपनी अपनी बात को रख देते हैं। अब उसमें कुछ जॉन करिंगम है, अलेक्जेंडर है, एनजी मजुमदार है, फलना फलना जो आपके ये हैं, वो अपनी अपनी बात को रख देते हैं भैया कि इनके हिसाब से ऐसे होना चाहिए, इनका हमारे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए भाई। अब देखिए साथियों, जैसे कि आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप सभी के मन में यही चीज़ आता होगा, खास करके जो प्राचीन इतिहास हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं, प्राचीन इतिहास यानी जब एंशियंट हिस्ट्री वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं तो आप सभी को पता है जो भारतीय इतिहास है उसको 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में अगर बात करो तो प्राचीन समय ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के बारे में बात करते हैं, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें हमें किसी भी जो घटना होती है उसके बारे में लिखित या प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलते हैं, प्रामाणिक या लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, प्रामाणिक या लिखित स्रोत क्या है, नहीं मिलते हैं। तो उसके बारे में भी है, जब आपके पास कोई अब जब आपके पास कोई मान लीजिए आज से 5,000 साल पहले का आपके पास कुछ आया लिखित स्रोत, आपके पास 5 लाख या 5,000 साल पहले का कोई स्रोत आया, तो आपके पास वो कुछ ना, उसके लिए कोई आपके पास होना चाहिए कि आप, अगर आपको उसको भाषा ही समझ नहीं आएगी, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, चाहे वो बड़े से बड़े विद्वान क्यों ना हो, नहीं पढ़ पाएगा समझ पाएगा तो भैया वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, यहीं केस है, वहाँ पे तो उस समय तो लिपि का ही नहीं ज्ञान था, लोग मौखिक रूप से अपनी जानकारियाँ जुटा देते, तो भाई उस समय तो बड़ी दुविधा होती होगी। जैसे आज कुछ महानुभावों को मेरे को कहना पड़ता है कि अगर थोड़ा सा भी मैं आपको सभी को बता दूं कि जब आपके लिए कोई भी लेक्चर लाया जाता है आपके चैनल पे, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, जब भी आपके लिए कोई लेक्चर आया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ फैकल्टी, मैंने जैसे कि आपको पहले आप सभी को बता दिया था, जब भी मैं एक लेक्चर लेके आने वाला होता हूँ, खास तौर पे बेसिकली जब भी मैं अपनी क्लास लेता हूँ, आप सभी को पता है, तो मुझे ना बिल्कुल एकांत माहौल चाहिए होता, और आप सभी की डिमांड थी, आप सभी के लिए ही हमारा जो चैनल है 24/7 आप सभी के लिए काम करता है। और पिछले 2-3 दिन से मैं आप सभी को बता दूं साथियों, पिछले 2-3 दिन से आपकी इसी प्रीमियम बैच के लिए मैं डेमो क्लास की तैयारी कर रहा था, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे कभी बैकग्राउंड सही नहीं, कभी तो किसी को कुछ नहीं, तो कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो कमेंट करके लिख रहे हैं कि भाई आपको जल्दी है क्या, जल्दी है क्या। तो मैं उन भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि किसी को कुछ कहने से पहले सोच समझ के बोला कीजिए कि पढ़ाने वाला कौन है और क्या उसका पोस्ट पे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर को लाने में हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू है, मानते हैं हमारी टीम है, फैकल्टी है, पर आपके लिए पूरी रूप से तैयार है। अब यहाँ पे नहीं है कि हमारे साथ ये कि ऐसा है कि 1,000 रुपये दे रहे हैं, 15,000 रुपये ले रहे हैं और
1.5 लाख रुपए ले लिए और कोई ढंग का कंटेंट नहीं दिया जाता। तो हमारा बस इतना सा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी साथी हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भले ही थोड़ा सा समय लगता है किसी भी चीज़ को लाने में, ठीक है, भले किसी को चीज़ को लाने में थोड़ा सा हमको समय लगता है, परंतु आपको क्वालिटी का मटेरियल जो है बेस्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, बेस्ट मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कभी बाई चांस अगर, हाँ मैं मानता हूँ कि कभी फास्ट मेरा वॉइस लेक्चर वगैरह हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी को थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मेंबरशिप का प्लान चलाने के लिए सोच रहे थे हम सभी, मेरे फैकल्टी मेंबर्स। तो ठीक है साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो आइंदा आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इनऑपरेट कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के कीजिए कि कौन क्या है। मैं इतना फिर से कहना चाहूँगा आप सभी को कि कमेंट थोड़ा सही से प्यार से किया कीजिए। आप सभी का प्यार हमारे साथ बना रहे, यही मेरी आशा करता हूँ मैं। और देखिए साथियों, जितना हो सके आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके लिए, आपकी सेवा में ये चैनल हाजिर है। और हाँ, आज जिन भाई साहब का मुझे कमेंट आया है, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मानते हैं कि थोड़ा लेक्चर अप डाउन हो जाता है कभी कभार, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हर लेक्चर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि फैकल्टी काम नहीं कर रही, किसी को जल्दबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दबाजी है तो सिर्फ एक चीज़ की है, वो आप सभी के लिए बेहतर कंटेंट लाने की, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन हैं और जितने भी हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से, कि जितने भी हैं जिनकी थोड़ा सा शिकायत रहा है कुछ वीडियो की वजह से, उसको आपको मद्देनज़र नहीं रखना है। और जो आपको ये प्रीमियम बैच मिल रहा है, आप वो उसे फटाफट से ज्वाइन कीजिए। अब आपको विदाउट एनी डाउट सेशन के वो आपको मिलेगा, ये मेरी तरफ से आप सभी के साथ कंफर्मेशन है, ठीक है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी हर एक समस्या का समाधान है हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे, मोनू कुमार जी के पे, ठीक है। और मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है जिन्होंने मुझे को आज कमेंट किया था, ठीक है। तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो यही कहना चाहूँगा कि फटाफट से उसको क्या कर दीजिए, इसको, इस सेशन को भी लाइक कर दीजिए। और आपकी जो डाउट्स क्लियरिंग सेशन है उसको उसको हम देखेंगे, उसको रिकन्वर्ट करके एडिट करके आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी साथी देख रहे हैं इनऑपरेट कमेंट ना किया, ताकि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, यही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। किसी को ठेस पहुंचाना हमारे चैनल की जिम्मेदारी नहीं है, आप सभी को बता दो। चलिए खैर, ये तो रही पर्सनल बातें, थोड़ी पर्सनल नहीं, मतलब लेक्चर से रिगार्डिंग है कि आपको मतलब जो कंटेंट मिल रहा है उसमें भले देर हो जाए, थोड़ी जल्दबाजी हो, परंतु आपके लिए जो जल्दबाजी भी होता है ना, आप सभी के लिए होती है, आप सभी को बेहतर ही पता है, क्योंकि एक टीचर ही है जो कि अपने स्टूडेंट या छात्रों का बुरा नहीं चाहता कभी भी, चाहे दुनिया का कोई बुरा इंसान सोच ले उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बिना किसी देर के, तो देखिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 24 घंटे के लिए आप सभी के लिए फ्री ट्रेलर है, आप सभी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए राखल दास बनर्जी हड़प्पा, दयाराम साहनी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाते हैं, ठीक है। देखिए फिर क्या है, फिर आता है सर जॉन मार्शल आपके प्रमुख थे। अब काल निर्धारण की अगर मैं बात कर रहा था साथियों, तो काल निर्धारण टाइम पीरियड के बारे में जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, अब जैसे कि मैंने कहा था ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो वही वाला सीन है भैया, कि जैसे जैसे जिसको आए नहीं अपनी मर्जी से डाल दे। जैसे आजकल लेक्चर में बंदे को पता नहीं होता कि कैसे टांग अड़ाते रहते हैं, ठीक है, वैसे ही इन्होंने टांग अड़ा दी कि कैसे क्या है। तो इसका सोर्स क्या होता है मुख्यतः, अब इसका सोर्स क्या होता है मुख्यतः, अब आप सोच रहे होंगे सोर्स क्या हुआ, सोर्स का हो गया। तो भैया जितने भी हमारे साथ साइंस वाले बंदे जुड़े हैं ना, उन्होंने एक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, तो उन्होंने C14, इसे कहते हैं रेडियो कार्बन, क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन, क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन। अब रेडियो कार्बन एक ऐसा सर डिवाइस है,
एक ऐसा डिवाइस है जो आपको क्या बताता है, यानी जैसे कि आप सभी जानते हैं जो प्राणी हैं, मनुष्य, हमारे जो बॉडी है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई भी जो अर्थ पे सराउंडिंग में वो पर चीज़ कार्बन से बनी होती है, और उसी कार्बन की मात्रा को, गुणवत्ता को कितना पुरानी है, उस जो अवधि नापा जाता है उस डिवाइस कार C14 के जरिए मापा जाए कि जितने साल जिसमें कार्बन की क्षति उतनी ज़्यादा होगी, वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ क्या माने उतनी ही पुरानी मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार माना गया। सबसे पहले सर जॉन मार्शल आते हैं भैया, अपने अपने तर्क पर दे जाते हैं, क्या कहते हैं 3200 से लेकर 2700 ईसा पूर्व। ठीक है, कार्बन पद्धति के अनुसार जैसे C14 के बारे में बता दिया मैंने आपसे, वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और इस स्थिति को भारतीय विज्ञान के इतिहास का डॉक्टर VP अग्रवाल को द्वारा भी मान्यता दे दी गई है C14 की मान्यता को। फिर ना मुख्यतः 2500 से 17 पूर्व ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता का स्टैंडर्ड तिथि मानी जाती है। नामकरण ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। लाइट बताऊंगा मैं, आगे देखिए जरा। देखिए आप देखिए इस सभ्यता को जो जितने भी प्रारंभिक स्थल थे, जैसे कि सिंधु नदी उसके सहायक नदियों के पास खोजा गया था, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, नॉर्मली सी बात है। और बाद में इसको सरस्वती नदी के किनारे भी खोजा गया था, इसको इसलिए सिंधु सरस्वती नदी भी कहा जाता है। अब आप सभी के सामने एक प्रश्न सामने यही आ जाता है, एक आप याद रखिएगा, प्रश्न आपके सामने मुख्य तौर पे एक ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी घाटी या किनारे बसाई गई। तो आप पॉइंट 2 भी नोटेड कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी रावी नदी के किनारे बसाई गई थी, और जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी वो किसकी, सिंधु नदी के किनारे बसाई गई थी, याद रखिएगा। रावी नदी सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहाँ पे की गई थी, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहाँ की गई थी साथियों, रावी नदी पे की गई थी। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1921 में राय बहादुर दयाराम सारिन ने हड़प्पा में किया था। इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के कारण किया गया था। जैसे कि मैंने आप सभी को शुरू में बताया कि जिस स्थल पे पहले खुदाई करवा दी जाए, उसलिए वहाँ पे हड़प्पा पे सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई की गई, जो पाकिस्तान में है। जब उस समय जो देश बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि 1921 की बात चल रही है ना, 1921 की बात चल रही है भाइयों, है कि नहीं भाई और बहनों। उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक नहीं, अलग अलग नहीं हुए थे ना, एक ही थे ना, एक ही देश था ना अपना। 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा, तो उस समय का भारत में ही था वो। परंतु अब ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब कहाँ पे, पाकिस्तान में। कुछ पूछ देगा तो आप दे देगा जवाब। निर्माता के बाद विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड इत्यादि के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे।